साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। तो आज हम चल रहे हैं पढ़ने अध्याय 3। जैसा कि आप जानते हैं ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, परंतु फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये चैप्टर आपकी राजनीति की समझ को बढ़ाने में बहुत जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आप विश्व राजनीति को सही ढंग से कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विश्व राजनीति को निर्मित करने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। और अमेरिका ने किस प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और किस प्रकार से विश्व राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। आप चल रहे हैं अमेरिका के वर्चस्व को समझने, और अमेरिका ने ये वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित किया ये जानना न सिर्फ आपके लिए पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आज विश्व में जो आपके ऊपर विचारधारा का या कहिए आर्थिक तंत्र का या आप ये जो आप अमेरिकी कल्चर का जो आप प्रभुत्व आसपास देख रहे हैं, ये आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे इसका क्या मतलब है। आप इस जीन्स को नहीं समझ पाएंगे कि इस जीन्स के पीछे कितनी बड़ी मानसिकता काम करती है। ये आपका ये जो बर्गर है इसके पीछे क्या मानसिकता काम करती है, इसके पीछे क्या है। ये विश्व राजनीति को अमेरिका ने किस प्रकार अपने इर्द गिर्द उंगली पर घुमाया है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार ने ये चैप्टर, ये कहीं सीबीएसई ने ये चैप्टर अपने सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और बिना इसको जाने आपकी राजनीतिक समझ उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगी जिस प्रकार से आपकी विकसित होनी चाहिए। क्योंकि विश्व राजनीति में अमेरिका का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, और बिना अमेरिका को समझे आप विश्व राजनीति को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में पूरी चीजें डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। आप लोग वीडियो देखते हैं और थोड़ा बहुत सहयोग भी देते हैं, और इसी प्रकार से आगे और सहयोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से। परिचय, पहले तो हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिस्पर्धी ना रहा। आज का विश्व, आपको लगता होगा कि आज के विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका की ताकत का मुकाबला करने के लिए कुछ देश आ गए हैं, लेकिन आज भी ये अधूरा सत्य है। आज भी जितनी बड़ी ताकत अमेरिका है उतनी बड़ी ताकत दुनिया में कोई भी देश नहीं है। तो आप सब जानते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो अमेरिका की ताकत को कंपीट कर सके, आज भी नहीं है मेरे विचार में। तो अभी तक कुछ लोग कहेंगे कि चाइना है, पर चाइना अभी भी अमेरिका के मुकाबले में नहीं है। न चाइना है, न रशिया है, कोई भी नहीं है जो अमेरिका को अकेले अपने दम पर चुनौती दे सके। तो शीत युद्ध जब समाप्त होता है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही ताकतवर देश बचता है। वो कौन होता है? आपका अमेरिका का पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आज आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकतर देश मुक्त व्यापार की नीति का पालन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा देश
आज के टाइम पे WTO के सदस्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने के नाते ज्यादातर देशों को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की है। अमेरिका ने ही इस संगठन का निर्माण कराया है। और क्यों कराया है? जिससे कि वो विश्व के ऊपर अपनी व्यापारिक नीतियां लाद सके और विश्व को अपने अनुसार उनका व्यापार संचालित करा सके। तो आप सुनिएगा, इसमें 3 उदाहरण आएंगे। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले आपके सामने 3 उदाहरण आएंगे जो आपको स्पष्ट करेंगे कि दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कैसा है। दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कैसा है, यह आपको 3 उदाहरण बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देंगे कि अमेरिका दुनिया पर किस प्रकार के वर्चस्व को कायम करता है। आज भी मैं आपको उदाहरण दिखाकर बता दूंगा, उन उदाहरणों को सुनकर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करें। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की धारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने के प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उबरा जा सकता है। हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार का है। फिर हम वर्चस्व की प्रकृति को समझेंगे कि वर्चस्व कितने प्रकार का होता है। हम आर्थिक वर्चस्व को समझेंगे, राजनीतिक वर्चस्व को समझेंगे, सैनिक वर्चस्व को समझेंगे और सांस्कृतिक वर्चस्व को समझेंगे कि वर्चस्व के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से दुनिया पर डोमिनेट किया जा सकता है, दुनिया पर डोमिनेट किया जा सकता है। और फिर हम ये समझेंगे कि अमेरिका के वर्चस्व से क्या भारत के पास कोई विकल्प है जिस विकल्प का प्रयोग करके भारत अमेरिका के वर्चस्व से निकल सकता है। क्या आज दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकती है। ये चीजें हम समझेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सबको समझने में आप ये जरूर समझ जाएंगे कि विश्व राजनीति कैसे चलती है और विश्व राजनीति को अमेरिका ने किस प्रकार से अपने अनुसार चला के रखा है। ये बात आप जरूर समझ जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और आप उसके उदाहरण भी समझ जाएंगे। जब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी इर्द गिर्द नचा कर रखा है। ये बात आप बेहतरीन से समझ। चलिए अब विस्तार परिचय तो मैंने दे दिया आपको विस्तार से कि उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। अब चल रहे हैं समझने कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार का था। ये कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से आप समझेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार का था। तो इसमें कुछ आपको नाम मैं बता रहा हूं। एक है आयशा, एक है जाम्बू और एक है आंद्रेई। ये 3 उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे कि अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार का था। चलिए सुनते हैं। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी।
बगदाद के एक छोर पर पढ़ रही स्कूल में एक लड़की, कौन है? आयशा, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उनके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। वो तभी इस काम में सफल हो पाएगी जब उसके देश से विदेशी सेना चली जाए। ये विदेशी सेना किसी और देश की नहीं, ये अमेरिका की सेना है, जिसने एक मासूम लड़की की टांग उससे ले ली और उसके सपनों को अपाहिज कर दिया। अब आप खुद सोचो, एक पांव से चलने वाले डॉक्टर में ज्यादा कैपेबिलिटीज होगी या एक अपाहिज डॉक्टर में ज्यादा कैपेबिलिटीज होगी? पांव में चलने वाले। जितनी एफिशिएंसी से टांग वाला डॉक्टर काम कर पाएगा, उतनी एफिशिएंसी से आपका अपाहिज डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। इस लड़की को अपाहिज करने में किसका योगदान है? अमेरिका की सेना का योगदान। और इस लड़की को किस जुर्म की सजा मिली, इसको भी नहीं पता। इसके देश पर हमला किया गया, पता नहीं क्या कहकर, और इसकी टांग इसे छीन ली गई, पता नहीं किस लिए। आगे सुनिएगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाम्बू एक प्रतिभाशाली कलाकार है, पेंटर, बहुत अच्छा पेंटर है। डरबन में रहता है, जो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। रहने वाले का क्या नाम है? जाबू। क्या नाम है? जाबू। वो क्या है? प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। यहां पर भी अमेरिका की विचारधारा ने कहीं ना कहीं असर डाला है। जहां पहले व्यवसाय की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, आज आप व्यवसाय को भी एक पढ़ाई के रूप में पढ़ते हैं। पहले कॉमर्स नाम का कोई सब्जेक्ट या स्ट्रीम नहीं थी, लेकिन आज कॉमर्स नाम की स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। व्यापार पढ़ाया जाता है। पहले क्या था? व्यापार पढ़ाया नहीं जाता था, व्यापार सिखाया जाता था। लेकिन आज व्यापार पढ़ाया जाता है कि कैसे करेंगे व्यापार तो आगे बढ़ेंगे। ये जो व्यापार की पढ़ाई को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई है, वो कौन है? अमेरिका है। उस लड़के की पसंद को मारा जा रहा है, सिर्फ किस लिए? उसके पिता उसे व्यापार पढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की आर्थिक नीतियां जाम्बू के सपनों को खा रही हैं। आगे सुनो। युवा आंद्रेई पार्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। उसके माँ बाप कहां से आए थे? रूस से। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्यशालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है। जीन्स क्या है? कूल है। और जीन्स पहनकर उसे आजादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि
हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जीवन के जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जीन्स आज आंद्रेई पहनता है। अमेरिका ने अपने फैशन को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि लोग उसे आजादी का सिंबल समझने लगे। इस जीन्स को आजादी का सिंबल बना दिया अमेरिका ने और दुनिया को यह बताया कि अगर आप जीन्स पहनेंगे तो आप आजाद हैं और आप जीन्स नहीं पहनेंगे तो आप आजाद नहीं हैं। आप जीन्स पहनेंगे तो आप कूल लगेंगे और अगर आप धोती पहनेंगे तो आप कूल नहीं लगेंगे। आज आप खुद अपने देश के बाजार को देख लो, इसका कितना बड़ा प्रभुत्व है। इस जीन्स का कितना बड़ा प्रभुत्व है आपके देश की मार्केट पर, और आपके घरेलू कपड़ों का कितना प्रभुत्व है आप खुद देख लो, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी भी चीज को आपकी आजादी से जोड़ देना, आप उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उसी का परिणाम है आंद्रेई की जब मां उसे रोकती है जीन्स पहनने के लिए तो वो जानबूझकर पहनता है, तो कहता है कि ये आजादी का प्रतीक है मां, इसे पहनकर कूल महसूस होता है। अमेरिका ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी चीजों को आजादी से जोड़ा। हमारे देश में एक समय था कि महिलाओं को जीन्स पहनने पर रोका जाता था, आज जीन्स कॉमन हो चुकी है। देखिए, आप जिस चीज को भी रोकेंगे ना, समाज उस चीज को जरूर करेगा, अलबदा कर करेगा, क्योंकि आप उसे उसकी आजादी से जोड़ देते हैं। और अगर आप किसी भी चीज को नहीं रोकते तो इंसान उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देगा। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि अगर आप इंसान को किसी भी काम को करने से रोकेंगे तो इंसान उस काम को जबरदस्ती करेगा, समझ में आगे सुनो। आंद्रेई की अपनी मां से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं चर्चा, क्योंकि इन सब के पीछे किसी एक देश का हाथ है, और वो देश कौन है? वो अमेरिका है। वो देश कौन है? वो अमेरिका है। आगे सुनो। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक ना एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। आयशा, जांबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज वह विश्व में कैसे असरमंद है। हम इन पर फिर से आएंगे, आंद्रेई, जांबू और आपकी आयशा में। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका का वर्चस्व कैसे प्रारंभ हुआ। अमेरिका के नाम में ही अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। अमेरिका के नाम में ही अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। आपको मैं बता दूं, अमेरिका नाम का कोई देश नहीं है। देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। दो कॉन्टिनेंट्स का नाम है, दो महादेशों का नाम अमेरिका है। एक का नाम है उत्तरी अमेरिका और एक का नाम है दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका के नाम में ही अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। अमेरिका के नाम में ही अमेरिका का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। उसने दो कॉन्टिनेंट्स के नाम को अपने साथ अटैच कर दिया है। उन दो कॉन्टिनेंट्स को उसके नाम से जाना जाता है। उसने कॉन्टिनेंट्स के नाम को अपने नाम में सम्मिलित कर लिया है।
नाम उसका क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में कभी बोलते हैं तो अमेरिका का मतलब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेते हैं, ना कि उत्तरी अमेरिका लेते हैं या दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका का नाम ही उसके वर्चस्व को दिखा देता है, और यह वर्चस्व किसी एक दिन में नहीं बना है। इस वर्चस्व के पीछे, इस वर्चस्व के बनने के पीछे आपका पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के समय जो आर्थिक बर्बादी हुई, और उस आर्थिक बर्बादी में अमेरिका ने जो धन कमाया, उस धन ने अमेरिकन को ये ताकत दी कि वो इतना प्रभावशाली बन सका। सुनना, हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है इस देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन हम इस देश के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित नाम अमेरिका यूज करते हैं। तो इसके नाम से ही इसका वर्चस्व दिखाई पड़ता है, इसके नाम से ही इसका वर्चस्व दिखाई पड़ता है। आगे सुनो। लेकिन यहां यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करें। वास्तविक रूप में अमेरिका दो महाद्वीपों का नाम है, दो महादेशों का नाम है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। लेकिन ये नाम एक देश के लिए प्रचलित है, तो इसके नाम से ही इसके प्रभुत्व का पता चलता है, जो कि हम इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार से समझेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहेंगी हमसे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को जय हिंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।